गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 द थ्री ऑर्डर्स, तीन वर्ग का पार्ट नंबर 1 इसको पूरा करेंगे। तो थ्री ऑर्डर्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन चैप्टर के बारे में, थोड़ी जानकारी लेते हैं। द थ्री ऑर्डर्स ऑफ यूरोपियन सोसाइटी बिटवीन द 9th and 16th centuries वर क्रिश्चियन प्रीस्ट, लैंड ओनिंग नोबल्स एंड पीजेंट्स। यूरोपीय सोसाइटी में 9वीं सदी से 16वीं सदी के बीच में तीन मुख्य वर्ग थे समाज के अंदर, जो इस प्रकार है। पहले थे क्रिश्चियन प्रीस्ट मतलब ईसाई पादरी, दूसरा वर्ग था लैंड ओनिंग नोबल्स मतलब भूमि धारक अभिजात या कुलीन वर्ग जिनको सामंत भी कहा जाता है, एंड पीजेंट्स तीसरा वर्ग था किसान वर्ग, साधारण आम आदमी। ये तीन वर्ग थे। द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री ग्रुप्स वर एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन शेपिंग यूरोपियन हिस्ट्री फॉर सेवरल सेंचुरीज। अब इन तीनों वर्गों में जो बदलाव आए, उन सभी बदलाव के कारण यूरोपीय इतिहास के गठन में महत्वपूर्ण चेंजेज आए थे। और इसने इन तीनों बदलावों ने मतलब इन तीनों के संबंध में जो बदलाव आए, उन्होंने एक महत्वपूर्ण कारक की भूमिका निभाई थी यूरोपीय इतिहास के गठन में, जो कि कई सदियों तक ऐसा बदलाव देखने को मिला था। कई सदियों में जाकर ऐसा बदलाव देखने को मिला था। नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेस टू अंडरस्टैंड मीडिवल यूरोपियन सोसाइटी। मध्यकालीन जो यूरोपीय इतिहास या समाज है, उसको समझने के क्या क्या स्रोत हैं। देयर इज ए लॉट ऑफ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डिटेल्स ऑफ लैंड ओनरशिप, प्राइसेस एंड लीगल केसेस। तो बहुत सारे दस्तावेज और सामग्री है, जैसे कि बहुत सारी सामग्री है दस्तावेज के रूप में, डॉक्यूमेंट्स के रूप में, या फिर लैंड ओनरशिप के भूस्वामित्व ज़मीन के मालिकाना हक के बारे में जो दस्तावेज थे, वो उससे पता पड़ता है, वो सोर्सेज है। प्राइसेज एंड लीगल केसेस, इसके अलावा जो मूल्य, चीज़ों के मूल्य और कानूनी मुकदमे जो भी हुए थे, उनसे भी मिडवल यूरोपियन सोसाइटी के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, चर्चेज हैड केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ्स, मैरिज एंड डेथ्स। चर्च जो होते थे उस समय, गिरजाघर जिनको बोला जाता है, वो जन्म, मृत्यु और शादी का रिकॉर्ड भी रखते थे। द इंस्क्रिप्शंस इन चर्चेज गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेडर्स, एसोसिएशंस एंड सॉन्ग्स एंड स्टोरीज गिव ए सेंस ऑफ फेस्टिवल्स एंड कम्युनिटी एक्टिविटीज़। अब चर्चों के अंदर जो भी दस्तावेज या अभिलेख जो होते थे, उससे व्यापारिक संस्थाओं, संगठनों, इसके अलावा कहानियों, गीतों और त्योहारों, सामुदायिक गतिविधियों आदि का बोध या उसका ज्ञान हमें मिलता है। ऑल दीज कैन बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। और इन सभी दस्तावेजों को, विवरणों को आर्थिक और सामाजिक जीवन, यूरोप का आर्थिक और सामाजिक जीवन, उसके बारे में जानने में मदद मिल सकती है। और उसका प्रयोग, उसका यूरोप के आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में जानने में उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन ऑफ यूरोप ऑन द ईव ऑफ राइजिंग फ्यूडलिज्म। मतलब सामंतवाद के उदय से पहले यूरोप की कैसी स्थिति थी। There were some socio-political changes that occurred in Europe between the 9th and 16th centuries। मतलब कुछ राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए थे यूरोप के अंदर 9वीं सदी से लेकर 16वीं सदी के बीच में। ठीक है। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर, सेवरल जर्मनिक ग्रुप्स ऑफ पीपल ऑफ ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप कैप्चर्ड एरियाज ऑफ इटली, स्पेन एंड फ्रांस। जब रोमन एम्पायर का पतन हो गया, तो बहुत सारी जर्मनी मूल की जो समूह थे या जातियाँ थी, आदिवासी जातियाँ थी, कबीले थे, उन्होंने पूर्वी और मध्य यूरोप के जो देश थे, जैसे कि इटली, स्पेन, फ्रांस, इन पर अपना कब्जा कर लिया।
और वहाँ फिर उन्होंने अपना रूल शुरू कर दिया। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ए सिंगल पॉलिटिकल पावर देयर वर रेगुलर मिलिट्री क्लैशेस इन ऑर्डर टू गैदर रिसोर्सेज टू कंटिन्यू होल्ड ऑन लैंड। मतलब वहाँ पे कोई एक सिंगल पॉलिटिकल पावर नहीं था, कोई एक ही राजनीतिक शक्ति नहीं थी। इसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ नियमित एक दूसरे से लड़ाइयाँ, सैन्य युद्ध होते रहते थे। किसके लिए? टू गैदर रिसोर्सेज टू कंटिन्यू होल्ड ऑन लैंड, मतलब अपनी भूमि की रक्षा के लिए, साथ ही अपने लिए संसाधन जुटाने के लिए वो नियमित एक दूसरे से लड़ते रहते थे। Social institution was therefore revolved around the control of land, और इसीलिए जो सामाजिक ढांचे का केंद्र बिंदु था वो भूमि पर नियंत्रण ही था। मतलब हर कोई चाहता था कि उसका कंट्रोल ज़मीन पर या भूमि पर हो जाए, तो उस दौरान ज़मीन पर कंट्रोल करना ही लोगों का मुख्य उद्देश्य वो बन गया। क्रिश्चियनिटी वॉज द रिलीजन ऑफ द लैंड एज इट वॉज स्प्रेड इन ऑलमोस्ट ऑल यूरोप, और उस दौरान ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का महत्वपूर्ण धर्म बन गया था, क्योंकि यह लगभग पूरे यूरोप में फैल चुका था। द चर्च वॉज नॉट ओनली ए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बट आल्सो ए पॉलिटिकल पावर। उस समय चर्च न केवल एक धार्मिक संस्था थी बल्कि वह एक राजनीतिक शक्ति भी थी, उसके पास बहुत सारी राजनीतिक शक्ति थी। द चर्च वाज ए मेजर लैंड होल्डर इन यूरोप, और चर्च यूरोप में एक मुख्य भूमि धारक था। उस समय चर्च के पास बहुत सारी ज़मीन थी। नेक्स्ट टॉपिक है मार्क ब्लॉक एंड हिज आइडियाज़ अबाउट फ्यूडलिज्म, यूरोपियन फ्यूडलिज्म। मार्क ब्लॉक नाम का एक विचारक था, उसने यूरोपीय सामंतवाद के बारे में अपने कुछ विचार रखे हैं। वो क्या क्या है देखिए। मार्क ब्लॉक 1886 टू 1944 इसका टाइमिंग है, वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट स्कॉलर्स ऑफ फ्रांस हु वर्कड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूडलिज्म। मार्क ब्लॉक फ्रांस के सर्वप्रथम विद्वानों में से एक थे जिन्होंने सामंतवाद, फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद की अवधारणा पर कार्य किया था। फ्यूडलिज्म मतलब ज़मीन से संबंधित एक शब्द जो कि सामंतवाद को दर्शाता है। जैसे हमारे यहाँ जमींदार होता है वैसे ही वहाँ पर फ्यूडलिज्म या सामंतवाद होता है। ज़मीनों का जो कब्जा करके रखते हैं जमींदार वगैरह या सामंत वगैरह, उससे संबंधित जो अवधारणा थी उन पर सबसे पहले उन्होंने अपने विचार रखे थे, जिनका नाम था मार्क ब्लॉक। He argued that history is not all about political history but also includes international relations and lives of great people। उन्होंने ये तर्क दिया कि इतिहास की विषय वस्तु ना केवल राजनीतिक इतिहास है कि इतिहास के अंदर केवल हम पॉलिटिकल हिस्ट्री ही नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध, साथ ही महान लोगों की जो जीवनियाँ हैं जिसको बायोग्राफी कहा जाता है, लाइफ्स, तो महान लोगों की जीवनियों का भी अध्ययन किया जाता है। तो केवल इतिहास इतना छोटा नहीं है कि उसमें केवल पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ ली जाए, उसमें और भी चीज़ें पढ़ी जाती हैं। ही स्ट्रेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी इन डिटरमाइनिंग human history and the requirement to realize the collective activities or approaches of groups of people। इसके बाद उन्होंने ये भी जोर दिया कि उन्होंने ज्योग्राफी के महत्व पर भी, भूगोल के महत्व पर भी जोर दिया कि वह मानवीय इतिहास को निर्माण करने में या उसको निर्धारित करने में, गढ़ने में भूगोल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। साथ ही जो सामूहिक क्रियाकलाप होते हैं लोगों के समूह का या दृष्टिकोण, जो लोगों के अलग अलग समूह के अलग अलग रुख या दृष्टिकोण या जो विचार होते हैं उनको समझने की भी ज़रूरत होती है मानव इतिहास को समझने में। हिज बुक फ्यूडल सोसाइटी
talks about the European society between 900 and 1300 AD, especially of फ्रांस। जो उसकी जो किताब थी जिनका नाम था फ्यूडल सोसाइटी, सामंती समाज, इनकी किताब का नाम था सामंती समाज यानी फ्यूडल सोसाइटी। यह हमें यूरोपियन समाज के बारे में बताती है जो कि 9वीं सदी से 13वीं सदी के दौरान जो यूरोपियन समाज था उसके बारे में बताती है। विशेषकर फ्रांस के अंतर्गत या फ्रांस के अंदर जो समाज था 9वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक, उस समाज के बारे में उनकी किताब फ्यूडल सोसाइटी से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। It had significant detailed social relations and hierarchies and land related affairs and cultural achievements of that period। अब इस किताब में बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है, जैसे कि सामाजिक संबंधों श्रेणियों के बारे में, साथ ही भूमि लैंड रिलेटेड अफेयर्स यानी भूमि प्रबंधन के बारे में, एंड कल्चरल अचीवमेंट्स सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में। उस काल की 9वीं सदी से 13वीं सदी के जो टाइमिंग था उस काल की उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ फ्यूडलिज्म, सामंतवाद का अर्थ। द टर्म फ्यूडलिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम ए जर्मन वर्ड फ्यूड विच मीन्स ए पीस ऑफ लैंड। फ्यूडलिज्म शब्द जो है वह है एक जर्मन भाषा के शब्द फ्यूड से बना है, जिसका अर्थ है ए पीस ऑफ लैंड, भूमि या जमीन का एक टुकड़ा। इट रेफर्स टू द काइंड ऑफ सोसाइटी दैट डेवलप्ड इन मिडिवल फ्रांस एंड लेटर इन इंग्लैंड एंड इटली। यह एक प्रकार के समाज के बारे में बताता है जो कि मध्यकालीन फ्रांस में डेवलप हुआ था और बाद में चलकर इंग्लैंड और इटली में भी हो गया था। ठीक है, तो ऐसे समाज के बारे में बताता है फ्यूडल सोसाइटी के बारे में, जो शुरुआत में फ्रांस में हुआ था, बाद में धीरे धीरे वो समाज इंग्लैंड और इटली में भी वैसा हो गया। फ्यूडल सोसाइटी इंग्लैंड में भी और इटली में भी फैल गया। फ्यूडलिज्म वाज ए सिस्टम दैट centered on the principle of land related matters। अब सामंतवाद एक ऐसी तंत्र या ऐसी प्रणाली है जो कि भूमि संबंधित मामलों के सिद्धांतों पर आधारित है या उस पर केंद्रित है। इसमें मतलब फ्यूडलिज्म में भूमि से संबंधित जितने भी मामले होते हैं उनसे संबंधित सिद्धांत जो होते हैं वही फ्यूडलिज्म की प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। Historians use the term feudalism to describe the economic, legal, political and social relationship that existed in Europe in the medieval era। इतिहासकारों ने भी जो सामंतवाद शब्द था उसका प्रयोग यूरोप के अंतर्गत मध्यकाल के दौरान, मध्यकाल में जो यूरोप के अंतर्गत जो आर्थिक, विधिक और राजनीतिक साथ ही सामाजिक जो संबंध थे उस दौरान उसके बारे में वर्णन करते हैं। इतिहासकार भी ये बताते हैं कि मध्यकाल के दौरान यूरोप के अंतर्गत जिस प्रकार के आर्थिक, विधिक या कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक संबंध अस्तित्व में थे उन सब का वर्णन सामंतवाद शब्द के द्वारा वो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ फ्यूडलिज्म इन यूरोप। यूरोप में सामंतवाद की विशेषताएं। द रूट्स ऑफ फ्यूडलिज्म कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द प्रैक्टिसेस दैट एग्जिस्टेड इन रोमन एम्पायर। अब सामंतवाद की जो जड़ें थी उनको हम ट्रेस कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि रोमन साम्राज्य की प्राचीन जो प्रथाएं थी वो भी इसी प्रकार की थी। तो जो सामंतवाद की जड़ें थी जो बहुत गहरी थी वो रोमन साम्राज्य के समय से ही विद्यमान थी और वो धीरे धीरे बढ़कर सामंतवाद ने अपना विस्तार कर लिया और 9वीं से 13वीं सदी के दौरान यह हमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिला। तो सामंतवाद की जो जड़ें थी
वह प्राचीन रोमन साम्राज्य की प्रथा जो थी, प्रचलित जो प्रथाएं थी, उनमें भी देखने को मिलती थी। फ्यूडलिज्म बिकेम एन एस्टेब्लिश्ड वे ऑफ लाइफ ड्यूरिंग द एरा ऑफ फ्रेंच किंग शार्लमैन। अब सामंतवाद जो था जीवन के सुनिश्चित तरीके से, जो फ्रांसीसी राजा था जिसका नाम था शार्लमैन के शासनकाल में भी जीवन के सुनिश्चित तरीके से हमें देखने को मिला। मतलब फ्यूडलिज्म उनके शासनकाल में ज़्यादा और अच्छे तरीके से, एस्टैब्लिश्ड वे से, स्थापित तरीके से देखने को मिला था, जिनका नाम था शार्लमैन। ये फ्रेंच किंग था, फ्रांस का राजा था। इट वॉज सेड टू बी इमर्ज लेटर एंड स्प्रेड इन होल यूरोप लेटर। ऐसा कहा जाता है कि इसका उद्भव फ्रांस में हुआ और बाद में धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया। ठीक है। फ्यूडलिज्म रेफर्स टू ए काइंड ऑफ एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन विच वाज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन लॉर्ड्स एंड पीजेंट्स। अब सामंतवाद जो शब्द है वह एक प्रकार के कृषि उत्पादन को, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंगित करता है या उसके बारे में बताता है, जो कि सामंत यानी लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड यानी सामंत जिसे हम जमींदार बोलते हैं, एंड पीजेंट्स किसानों के बीच के जो संबंध थे उस पर आधारित था। मतलब सामंतवाद या फ्यूडलिज्म रिलेशनशिप के ऊपर आधारित है, किसके बीच में? सामंत और किसान के बीच में, या लॉर्ड एंड पीजेंट्स के बीच में। द पीजेंट्स कल्टिवेटेड देयर ऑन लैंड, वर्कड ऑन द लैंड ऑफ द लॉर्ड्स आल्सो। किसान जो थे वह अपनी ज़मीन पर तो खेती करते ही थे, साथ ही वो लॉर्ड्स की यानी सामंतों की या अभिजातों की खेतों में भी खेती करते थे, उनकी खेत भी वही जोतते थे। इन लिeu ऑफ लेबर सर्विस पीजेंट्स रिसीव्ड मिलिट्री प्रोटेक्शन फ्रॉम द लॉर्ड। ठीक है। अब जब वो सामंतों के खेतों में काम करते थे, अपनी श्रम सेवा देते थे, उसके बदले में सामंत उनकी सुरक्षा करता था। सामंत यानी लॉर्ड या अभिजात वर्ग, वह उनको सैनिक सुरक्षा देता था, उनके बाहरी आक्रमणों से या दुश्मनों से रक्षा करता था। द लॉर्ड्स आल्सो डिसाइडेड द जुडिशियल मैटर्स ऑफ द पीजेंट्स। इसके अलावा जो सामंत होते थे या लॉर्ड्स होते थे, वह किसानों से संबंधित जो भी मामले होते थे, अपराध से संबंधित जो भी न्याय व्यवस्था होती थी, वो सामंत ही सुलझाते थे। मतलब न्याय करने का काम भी सामंतों का ही था। मतलब किसानों का आपस में जो झगड़ा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उनके साथ न्याय करने का काम सामंत ही करते थे, या सामंतों के पास ये अधिकार था कि वो फैसला ले कि किसान के साथ जो भी अन्याय हुआ है उसका फैसला सुनाने का अधिकार सामंत के पास था, यानी न्यायिक शक्ति भी सामंत के पास ही थी। देयरफॉर द लॉर्ड वाज ऑल इन ऑल प्रोप्रिएटर्स ऑफ लैंड एंड पीजेंट्स फॉर्च्यून्स। इसीलिए जो सामंत या अभिजात था वह सब मिलाकर किसानों और किसानों की ज़मीन, उनकी किस्मत, सबका मालिक हो जाता था या मालिक माना जाता था। Thus, besides economic aspects, feudalism also began to cover the political and social aspects of life. इसीलिए आर्थिक पहलुओं के अलावा जो सामंतवाद था वह लोगों के जीवन का या किसानों के जीवन का जो सामाजिक पहलू थे या फिर राजनीतिक अधिकार थे, उन पर भी अपना अधिकार कर लेता था। मतलब सामंतवाद के द्वारा सामंत किसानों के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर भी अपना अधिकार मानता था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ द नेम फ्रांस। फ्रांस का जो नाम है फ्रांस, उसका इतिहास, फ्रांस नाम का इतिहास। There was a province in Roman Empire named Gaul, which had extensive coastline, mountain ranges, long rivers,
फॉरेस्ट एंड लार्ज प्लेन एरियाज सूटेड टू एग्रीकल्चर। रोमन एम्पायर के दौरान एक प्रांत था जिसका नाम था गौल। उसकी जो तटरेखाएँ थी, कोस्ट लाइन थी जो थी बहुत विस्तृत थी। उसकी जो पर्वत श्रेणियाँ थी वो भी बहुत बड़ी बड़ी थी, लंबी लंबी नदियाँ थी, बड़े बड़े जंगल थे, साथ ही विशाल मैदान था। ये सारी चीज़ें, विशाल मैदान जो था वह खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल या उपयुक्त था। तो ये सारा गौल एरिया था जहाँ पर ये पर्वत श्रृंखलाएँ देखने को मिलती थी, लंबी लंबी नदियाँ, जंगल और विशाल मैदान जहाँ पे खेती की जाती थी। ए जर्मनिक ट्राइब नेम्ड द फ्रैंक्स गेव देयर नेम टू गॉल एंड इट लेटर केम टू बी नोन एज फ्रांस। तो एक जर्मन मूल की जनजाति या कबीला था जिसका नाम था फ्रैंक। उन फ्रैंक ने गॉल को अपना नाम देकर फ्रांस बना दिया, मतलब फ्रैंक कर दिया। बाद में धीरे धीरे देकर फ्रैंक शब्द भी चेंज होकर फ्रांस बन गया। इस तरह से फ्रांस देश, गॉल जो प्रोविंस था, बाद में फ्रांस नाम से जाना गया। बाय द 6th century दिस रीजन वॉज ए किंगडम अंडर द रूल ऑफ क्रिश्चियन फ्रैंकिस और फ्रेंच got strengthened where Charlemagne was given the title of Holy Roman Emperor by the Pope around 880। मतलब 6ठी सदी के आसपास जो ये जो क्षेत्र था वह ईसाई फ्रैंकिस या फिर फ्रेंच शासकों के द्वारा शासित था या उसके द्वारा शासन किया जाता था। ठीक है, यह बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया जब शार्लमेन को, जो पोप था उस समय का, उसने 800 ईस्वी के आसपास शार्लमेन को एक पवित्र रोमन सम्राट की या होली रोमन एम्परर की उपाधि दे दी। तो शार्लमेन को जब ये उपाधि दे दी तो यह जो फ्रांस जो था वह और ज़्यादा मजबूत देश या राज्य बनकर सामने आता है। अब शुरू होता हमारा 3 ऑर्डर्स टॉपिक। द 3 ऑर्डर्स, 3 वर्ग। द फ्रेंच प्रीस्ट्स वर ऑफ द व्यू दैट पीपल वर पार्ट ऑफ द वन ऑफ 3 ऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशन। अब जो फ्रेंच पादरी या फ्रांसीसी पादरी जो थे, उनका ऐसा मानना था कि जो लोग फ्रांस के अंदर जो लोग हैं वह अपने पेशे के अनुसार, अपने काम धंधे के अनुसार किसी न किसी 3 वर्ग में से किसी न किसी एक वर्ग में ज़रूर आएंगे। मतलब जिस हिसाब से वो काम करते हैं या जो उनका पेशा है, वो पेशे के आधार पर 3 वर्गों में से किसी एक वर्ग के सदस्य ज़रूर होते हैं। ए बिशप कोटेड दैट हियर बिलो सम प्रे अदर्स फाइट अदर स्टिल वर्क। एक बिशप ने कहा कि यहाँ वर्ग क्रम में कुछ लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, जैसे कि पादरी वगैरह, प्रीस्ट वगैरह, बिशप वगैरह। अदर फाइट, दूसरे लोग हैं जो कि लड़ते हैं, देश के लिए लड़ते हैं, देश की रक्षा के लिए लड़ते हैं। ठीक है। अदर्स स्टिल वर्क, और कुछ जो बचे होते हैं वो अन्य काम करते हैं। स्टिल वर्क मतलब देश की सेवा में अलग अलग काम करते हैं ना। कोई अन्न बोता है, कोई कुछ क्राफ्ट वर्क करता है। तो ये सब जो अलग अन्य काम करने वाले हैं वो अलग वर्ग में आएंगे। जो लड़ते हैं देश के लिए वो अलग वर्ग में आएंगे, प्रार्थना करने वाले अलग आएंगे। सो द 3 ऑर्डर्स ऑफ द सोसाइटी वर जनरली द क्लर्जी, द नोबिलिटी एंड द पीजेंट्री। इसीलिए मध्यकालीन फ्रांस के अंतर या मध्यकालीन जो यूरोप था उसके अंतर्गत जो 3 मुख्य वर्ग थे वो इस प्रकार है। पहला वर्ग था द क्लर्जी यानी पादरी वर्ग, दूसरा वर्ग द नोबिलिटी यानी अभिजात या कुलीन वर्ग, एंड द पीजेंट्री, और तीसरा था किसान वर्ग, किसान और मजदूर वर्ग, ये इसी में आएंगे। तो बच्चों इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।